Today we are going to discuss the topic of history from class 9. But before discussing chapter number 1, you will find in your book there's a topic that is called Forward, Europe and the modern Europe and modern age. This is the topic before chapter number 1. Actually the purpose है इसका forward का कि फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में जो हुआ था तो उससे पहले यूरोप का क्या कंडीशन था, पॉलिटिकल कंडीशन, सोशल कंडीशन, उसको यहाँ हम लोग देखेंगे। ओके, तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। और एक बात मैं और बताता चलूँ आप लोगों को कि मेरा कुछ ऑब्जेक्टिव्स एमसीक्यू मेरे वीडियोस में होगा, आप देखेंगे वो क्लास 9 से होगा। तो इसको पढ़ने से पहले चैप्टर नंबर 1 एस्पेक्ट्स ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन जो हम लोग का चैप्टर नंबर 1 है, उसको पढ़ने से पहले ऑब्जेक्टिव्स एमसीक्यू वगैरह आप लोग कर लेंगे तो और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आइए हम लोग देखते हैं फॉरवर्ड, दैट इज यूरोप एंड मॉडर्न एज। ओके, यूरोप में जो मॉडर्न एज शुरू हुआ वो हुआ 1453 AD। ओके, 1453 AD को हम लोग का modern age started in Europe. So what incident had taken place in 1453? The incident had taken place, that is in 1453, was the fall of Eastern Roman Empire. Its capital was Constantinople. It declined. Okay, that means we can say that 476 AD to 1453 AD, this is the period called medieval age in Europe. This is the period from 476 AD to 1453 AD. This period is called medieval age or middle age in Europe. So what incident here? It took place in 476. 476 we see that downfall of the Western Roman Empire. Downfall of the Western Roman Empire, और उसका जो कैपिटल था वो था रोम। ओके, वो था रोम। तो रोम declined in 476 and the Eastern Roman Empire declined 1453. The Muslims of Turks under the leadership of Muhammad III attacked on Constantinople in 1453 and it declined। और वहां से हम लोग का मॉडर्न एज यूरोप का शुरू होता है। मीन्स द बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न एज स्टार्टेड फ्रॉम द डाउनफॉल ऑफ द ईस्टर्न रोमन एम्पायर 1453। ओके, तो actually before discussing we must know that what were the characteristic features of the medieval age or middle age of Europe। तो middle age यूरोप का क्या characteristic features था? डार्क एज बोला जाता है, मिडिल एज ऑफ यूरोप को डार्क एज बोला जाता है। कोई ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज नहीं था, नो साइंटिफिक इन्वेंशंस वेयर देयर, ओके, नो ह्यूमैनिज्म, नो रेनेसांस, ओके, नो प्रिंटिंग प्रेस, नथिंग was there। Only one thing was there, church was very powerful and it used to dominate। ये dominate किया करता था, ये rule किया करता था all over Europe। Okay, church was the main center and church used to dominate। ये dominate किया करता था, rule किया करता था all over Europe। और यहाँ के जो पोप हुआ करते थे, popes और पादरी, okay, were very very powerful। Okay, but after the downfall of Eastern Roman Empire in 1453, everything changed dramatically। Okay, everything changed dramatically। तो हम लोग को यही देखना है कि 1453 के बाद जो मॉडर्न एज इन यूरोप शुरू हुआ, ओके, उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जब मॉडर्न एज इंटर हुआ, ओके, जब हम लोग देखते हैं जब मॉडर्न एज में हम लोग इंटर किए, तो आइए उससे पहले एक और चीज मैं बताता चलूं। हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो हिस्ट्री इज व्हाट मींस हिस्ट्री इज एन व्हाट वी लीड लाइफ टुडे। हम लोग जो लाइफ आज लीड कर रहे हैं, ये कल टुमारो ये हिस्ट्री हो जाएगा। what a life we lead today, okay, it will become history। okay, and we know very well, और हम लोगों को बहुत अच्छा से पता है कि there is a deep rooted relation between present and past। इसको बहुत खूबसूरत अंदाज में, very beautifully it has been explained, it has been described by E.H. Carr, okay, in his book What is History।
E.H. कार साहब ने अपनी किताब में व्हाट इज हिस्ट्री में इसको बहुत खूबसूरत अंदाज से वेरी ब्यूटीफुली ही डिफाइंड द डेफिनेशन और द मीनिंग ऑफ द हिस्ट्री. ही सेड दैट हिस्ट्री इज एन अनएंडिंग डायलॉग बिटवीन प्रेजेंट एंड पास्ट. ओके, आइए हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूरोप के बारे में, मॉडर्न एज ऑफ यूरोप. तो मॉडर्न एज जैसे शुरू होता है 1453, तो मॉडर्न एज तो एक दिन में शुरू नहीं हुआ. हम लोग एक डेट ले लिए 1453, बट exactly modern age in Europe started in 1453. It is not so. Okay, तो मॉडर्न एज जब शुरू हो रहा था यूरोप में, तो हम लोग को तो पता है कि मीडिएवल एज में पूरा जो पावर था वो चर्च के पास था. वो पूरा पावर जो था वो पोप्स के पास था. तो पोप्स वेरी पावरफुल थे. तो जब धीरे धीरे उस जमाने में मोनार्क्स भी थे, किंग्स भी थे, तो पोप इतना पावरफुल थे वो लोग कि वो सब्जुगेट करके रखते थे किसको, स्टेट को, किंग्स को, मोनार्क्स को. मतलब पोप वाज वेरी पावरफुल. ओके, एंड इट यूज्ड टू डोमिनेट ओवर द स्टेट, ओवर द किंग्स एंड मोनार्क्स. ओके, बट आफ्टर द modern age, after the emergence of modern age, what happened? There was a tussle going on between church and state, between the popes and the king. Okay, आइए थोड़ा सा कुछ हम लोग हिस्ट्री जानते हुए चले. सेंट पीटर, ओके, सेंट पीटर का हिस्ट्री दिया हुआ 33 to 69. ओके, 33, ये उल्टा होगा, ये होगा 64-33 BC. इनका जो पीरियड was सेंट पीटर, he was the first pope. सेंट पीटर जिनका पीरियड was 64 to 33 BC. तो he was the first pope, okay, of Christians, of Christianity. Okay, उसके बाद देखेंगे Pope Leo the second. Pope Leo the second. Who was Pope Leo the second? Pope Leo the second was very powerful. Okay, Pope, and what he had done, he had very good relation with Charlemagne, who had also got the title Charles the Great. और हम लोग देखते हैं पोप लियो द सेकेंड ने क्या किया कि 25 दिसंबर 1800 AD को, ओके, चर्च में जब सर्विस के लिए शार्लेमेन जब आए, तो पोप लियो द सेकेंड ने क्या किया, जैसे वो झुके पोप के सामने, तब पोप लियो द सेकेंड ने क्या किया कि उनके सर पे ताज रख दिया. ही प्लेस्ड द क्रॉन ऑन द हेड ऑफ शार्लेमेन, हु गॉट द टाइटल चार्ल्स द ग्रेट. ओके, तो हम लोग देखते हैं कि पोप लियो द सेकेंड और शार्लेमेन, जिनको हम लोग चार्ल्स द ग्रेट कहते हैं, दोनों में बड़ा अच्छा रिलेशन था. ओके, गुड रिलेशन, बैलेंस्ड रिलेशन था. और इसी वजह कर हम लोग देखते हैं कि स्टेट और पोप, स्टेट और चर्च में पोप लियो द सेकेंड और शार्लेमेन की वजह कर स्टेट और चर्च में बहुत अच्छा, वेरी कॉर्डियल रिलेशन दे क्रिएटेड और दे एस्टैब्लिश्ड. बट एक चीज और देखेंगे, इनोसेंट द सेकेंड. ओके, पोप इनोसेंट द सेकेंड, ही वाज वेरी पावरफुल पोप. ओके, इनके जैसा पावरफुल पोप नहीं गुजरा, जिनका पीरियड है 1198 to 1216. ओके, ये पोप इनोसेंट द थर्ड जो है ये बहुत पावरफुल है और अपने टाइम में इन्होंने पूरा पावर अपने हाथ में रखा था. ओके, यानी कि he dominated the Europe. Okay, he dominated Europe. Okay, and there was a next king. He is called Frederick the Second. Frederick the second period of Frederick the Second is 1212 to 1250. He was very powerful monarch. Okay, he was very powerful monarch. एंड अपने दौर का इससे बड़ा एम्पेरर यूरोप में नहीं गुजरा. ओके, उससे बड़ा एम्पेरर यूरोप में नहीं गुजरा. एनीवे, तो ये टसल चलता रहा. ओके, बाद में ये टसल खत्म होता है और मोनार्क, ओके, या एम्पेरर जो थे, ही बिकेम वेरी पावरफुल. बट ऐसा देखा गया कि पोप का जो पावर था वो सीमित कर दिया गया, वो लिमिटेड कर दिया गया टिल चर्च. ओके, चर्च पोप का पावर को छीना नहीं गया. एनीवे, तो ये मामला रहा. ओके, हम लोग पोप वर्सेस एम्पेरर जो देखे, लास्ट में दोनों का पावर अपना एंजॉय करने लगे. ओके, उसके बाद
जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मॉडर्न एज का, द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ मॉडर्न एज, डाउनफॉल ऑफ फ्यूडलिज्म, डाउनफॉल ऑफ द सर्व्स. एक्चुअली फ्यूडलिज्म is a very integral part of the middle age of Europe. ओके, मिडिल एज ऑफ, और उनके अंदर में सर्फ्स लोग खड़ते थे. कोई पूरा स्ट्रक्चर है, किंग रहेगा, सर्फ रहेगा, इस तरह से. तो हम लोग क्या देखते हैं कि सर्फ उनके अंदर में ड्यूटी करते थे. ओके, उनका कंडीशन वेरी डिप्लोरेबल, वेरी मिजरेबल था. ओके, बट जब क्रूसेड हुआ, ओके, सलेबी जंग जिसको कहते हैं, ओके, व्हेन क्रूसेड स्टार्टेड, okay, when the crusade started, so when the crusade started, when the trade and commerce developed, when the geographical discoveries started, okay, तब क्या हुआ कि ये जो सर्व्स थे उनका शर्त ये था कि अगर वो डिफरेंट सिटीज में, ओके, जाके एक साल एक दिन तक अगर वहां वो बस जाते हैं, ओके, so he will be free from the serfs will be free from the feudal lord. ओके, तो बहुत सा ऐसा मामला हुआ कि लोग आपका फ्यूडल लॉर्ड को छोड़ के दूसरे सिटी में एक साल एक दिन तक बच गए. ही वाज एंटाइटल्ड एज फ्री. ओके, ट्रेड एंड कॉमर्स में चले गए, एक साल एक दिन से ज्यादा वहां रह गए. ही वाज एंटाइटल्ड एज फ्री. तो ये मामला हुआ, और उसके बाद इस तरह से हम लोग देखते हैं कि फ्यूडलिज्म डिक्लाइन, फ्यूडलिज्म का डाउनफॉल हो गया. ओके, फ्यूडलिज्म का डाउनफॉल हो गया. उसके बाद देखते हैं चेंजिंग इकोनॉमी. तो एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि चेंजिंग इकोनॉमी मतलब ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ा. ओके, ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ा. द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सिटीज टुक प्लेस. सिटीज का एस्टैब्लिशमेंट हुआ, और जब सिटीज का एस्टैब्लिशमेंट हुआ तब ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ा. ओके, ट्रेड एंड कॉमर्स जब बढ़ा, क्यों ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ा? क्योंकि एग्रीकल्चर, ओके, एग्रीकल्चर को एक्सपांड किया गया. एक्सपांड किया गया मतलब अब फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया गया एग्रीकल्चर में. अब जो प्लॉ, जो हल विच वॉज यूज ऑफ वुड, ओके, वुडन प्लॉ जो इस्तेमाल होता था, हल जो इस्तेमाल होता था, इन प्लेस ऑफ वुडन प्लॉ नाउ आयरन प्लॉ वॉज यूज. ओके, एंड डिफरेंट टेक्निक्स वेयर यूज इन एग्रीकल्चर टू डेवलप, टू राइज द स्टैंडर्ड ऑफ एग्रीकल्चर. ओके, ये सारा मामला हुआ, और जब सरप्लस प्रोडक्ट्स हुए तो ट्रेड एंड कॉमर्स ऑटोमेटिकली बढ़े. ओके, उसके बाद इन्वेंशन, और जैसा मैंने कहा है कि इन्वेंशन ऑफ द न्यू एग्रीकल्चरल इन्वेंशन ऑफ द न्यू एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी आ गया एग्रीकल्चर के सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए, to advance the agricultural sector. Okay, new technology was introduced. Okay, and this paved the way for the trade and commerce. This was a very good advantage on the part of trade and commerce. Okay, trade and commerce का बहुत ज्यादा वहां पे हम लोग डेवलपमेंट देखते हैं. Okay, उसके बाद हम लोग देखेंगे ह्यूमैनिज्म. Okay, and Renaissance and humanism. Actually, Renaissance is a French word. Okay, Renaissance is a French word which means rebirth or regeneration. Renaissance का मतलब क्या हुआ कि rebirth, it is a French term. ये एक French term है जिसका मतलब हुआ rebirth या regeneration. क्या हुआ? rebirth या regeneration. तो देखेंगे कि ये Renaissance का जो टर्म है मिचाले, MICHELET. ओके, टी साइलेंट रहेगा. ओके, तो मिचाले, he was a French historian. He used the टर्म रेनेसां फर्स्ट टाइम. इन्होंने सबसे पहले रेनेसां का टर्म उपयोग किया था, इस्तेमाल किया था. ओके, तो हम लोग देखते हैं मिचाले साहब ने रेनेसां का टर्म सबसे पहले इस्तेमाल किया, जिसका मतलब रीबर्थ या रीजनरेशन. ओके, तो रेनेसां में हम लोग देखते हैं न्यू चीज आने लगे. ओके, न्यू चीज आने लगे, रीबर्थ हुआ है, हर तरफ चेंजेस आने लगे, साइंटिफिक डिस्कवरीज होने लगे, एग्रीकल्चर सेक्टर एडवांस होने लगा, सिटीज का डेवलपमेंट हुआ, डाउनफॉल ऑफ आपका फ्यूडलिज्म हुआ. ओके, और आपका साइंटिफिक डिस्कवरीज हुए. ओके, ये सब रेनेसां के अंदर आता है. उसी तरह हम लोग देखेंगे ह्यूमैनिज्म. ह्यूमैनिज्म जो है, तो ह्यूमैनिज्म का मीनिंग हुआ कि कल्चर. ओके, कल्चर. ह्यूमैनिज्म का मतलब हुआ टू गिव वैल्यू टू ह्यूमन बीइंग. ओके, ह्यूमैनिज्म का मतलब हुआ कि
ह्यूमन बीइंग वाज द मेन सेंटर ऑफ एवरीथिंग ऑफ दिस वर्ल्ड। ओके, बिफोर क्या होता था कि चर्च के जो पोप्स, दे यूज्ड टू टेल दैट नो एवरीथिंग इज गॉड, एंड पीपल, ह्यूमन बीइंग, दे शुड do good work. Okay, till in the medieval, in the modern age also, this philosophy was there, but it was said that ऐसा कहा जाता था पोप के जरिया कि लोगों को इंजॉय नहीं करना चाहिए। अभी तुम अच्छा करो, बाद में तुम जब मर जाओगे तो इन हेवन यू विल गेट रिवार्ड। बट ह्यूमैनिज्म कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। इंजॉयमेंट, रिफ्रेशमेंट, जो भी चीज है हम लोग एक सर्किल के दायरे में, अंडर द डिसिप्लिन, वी विल गेट एवरीथिंग हियर। Okay, we will get everything here. That means the value of human being increased leaps and bounds. दिन दूनी रात चौगनी, the development, the status, the degree of a human being increased. Okay, तो जब human being का डिग्निटी इंक्रीज किया तो उसमें बहुत सारे पेंटर्स हैं, बहुत सारे लिटरेरी फिगर हैं। इन लोगों ने ह्यूमैनिज्म को मेन टॉपिक बना के डिस्कस किया है। ओके, कि ह्यूमन बीइंग इज एवरीथिंग। फॉर एग्जांपल, विलियम शेक्सपियर, ही हैड रिटन मेनी ड्रामास। Okay, 35 dramas he had written, and in every drama he had discussed about humanism. Okay, tragedy is there, romance is there. Earlier there was tragedy and romance, there was no topic, there was no such topic discussed in medieval age or middle age of Europe. Okay, उसके बाद लियोनार्डो दा विंची। ओके, लियोनार्डो दा विंची हम लोग देखते हैं, उनका मोनालिसा पेंटिंग है, हम लोग देखते हैं लास्ट सफर, उनका ब्यूटीफुल पेंटिंग है, वर्ल्ड क्लास पेंटिंग है। ये सब चीज हुआ। ओके, माइकल एंजेलो का हम लोग देखते हैं लास्ट जजमेंट। ओके, उनका जो पेंटिंग है लास्ट जजमेंट, उन्होंने डेविड का बहुत बड़ा स्टैचू बनाया था। तो दीज आर एब्सोल्युटली ओके इमॉर्टल, ये कभी खत्म नहीं होने वाला ह्यूमैनिज्म की चीजें हैं, क्रिएशन। ओके, और हम लोग एक चीज जरा सा और देखते हुए चले कि रेनेसां मतलब न्यू एज, हर तरफ डेवलपमेंट हो रहा है। वो पेंटिंग बोलिए, वो स्कल्पचरी बोलिए, वो साइंस टेक्नोलॉजी बोलिए, हर तरफ। ओके, हर तरफ मीन्स नया एज, न्यू बर्थ हुआ। ओके, और हम लोग को पता है कि 1453 में जब टर्क्स attacked on Europe, okay, particularly on Eastern Roman Empire, Constantinople, तो जितने भी लिटरेटियोर्स थे, पेंटर्स थे, स्कल्पचर्स थे, सब वो लोग, कॉन्स्टेंटिनोपल वाज द सेंटर ऑफ कल्चर, तो सब वो लोग अटैक के डर से नॉर्दर्न इटाली में आकर बस गए, और वहीं से फ्रॉम देयर रेनेसां स्टार्टेड, from Italy, from the northern part of Italy. Okay, Renaissance started. Okay, now next topic is geographical discoveries. Geographical discovery, actually to take the sea voyage, समुद्री सफर करना, it was regarded as a taboo. Okay, ये against religion accept किया जाता था. Okay, कोई भी सी में voyage नहीं कर सकता था, सी का जर्नी नहीं कर सकता था, because it was against religion. ओके, इंडिया से अगर हम बात करेंगे, इट वाज राजा राम मोहन राय। ओके, राजा राम मोहन राय हु हैड टेकन द फर्स्ट सी वॉयज, पहला समुद्री सफर करने वाले आदमी का नाम राजा राम मोहन राय है इंडिया से। ओके, यूरोप में भी ऐसा मामला था कि लोग समुद्री सफर नहीं कर सकते थे, दे कुड नॉट टेक द सी वॉयज, बट ऑल दीज मिसअंडरस्टैंडिंग्स, ऑल दीज मिसकॉन्सेप्शंस एंडेड। ओके, जब ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज का मामला आया, ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज में हम लोग देखते हैं इटाली। ओके, इटाली, हेनरी द नेविगेटर इनका पैट्रोनिस था, और बहुत सारे लोग नेविगेशन में, समुद्री जो जर्नी, समुद्री रास्ता को डिस्कवर करने के लिए कूद पड़े आगे। ओके, जैसे हम लोग एक नाम देखेंगे, बार्थोलोमेव डायज। ओके, उन्होंने 1488 ओके सॉदर्न टिप में वो चले गए समुद्र के जरिए, और वेस्टर्न कोस्ट को उन्होंने नाम दिया ये होप ऑफ स्टॉर्म। ही हैड कॉल्ड दैट नो, वहां पे नहीं जा सकता, वेस्टर्न एरिया को क्रॉस नहीं किया जा सकता, बिकॉज वहां बहुत स्टॉर्म है, बहुत ज्यादा समुद्री तूफान है वहां पे, वहां क्रॉस नहीं किया जा सकता।
लेकिन पॉजिटिवली इसको कहा गया कि केप ऑफ स्टॉर्म, उसको नहीं, पहले तो केप ऑफ स्टॉर्म उसको कहा गया, लेकिन उसको बाद में नाम चेंज करके बोला गया केप ऑफ गुड होप। और वास्को ड गामा 1498 में जो इंडिया पहुंचे, उसी रास्ता से केप ऑफ गुड होप होते हुए वो इंडिया कालीकट में 1498 में पहुंचे। उससे पहले 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ही डिस्कवर्ड अमेरिका, बट जो वो अमेरिका को, तो न्यू वर्ल्ड को डिस्कवर किए, लेकिन उनके जहन में ये था, इट वाज इन हिज मेमोरी दैट ही डिस्कवर्ड इंडिया। लैटर ऑन अमेरिगो वेस्पुसी disclosed that it was not India, but it was a new continent, it was a new world, and after that the place was named after him, that is called America nowadays. So this is geographical discoveries का भी मामला हुआ। उसके बाद फाउंडेशन ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्की, ये चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो चैप्टर नंबर 1 में हम लोग जो पढ़ेंगे, एस्पेक्ट्स ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789, इसका बहुत ज्यादा हम लोग जिक्र करेंगे। वी विल डिस्कस द एब्सोल्यूट मोनार्की। एब्सोल्यूट मोनार्की, एक्चुअली ये सब डेवलपमेंट्स तो हुए, लेकिन साथ ही साथ 16th और 17th सेंचुरी में एक बहुत बड़ा मामला हुआ। वो बहुत बड़ा मामला क्या हुआ कि एब्सोल्यूट मोनार्की मतलब राजा जो बन गए, तो वो कहने लगे आई एम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकता, मैं आंसरेबल नहीं हूं, मैं जो बोलूंगा इट विल बी द वर्ड्स ऑफ द किंग वाज लॉ। ये सारा चीज राजा जो करेगा वो सही होगा। तो ये तो बात ठीक है, चलिए, राजा के ऊपर पूरा निर्भर करता था, डिपेंडेंट लोग थे। अगर अच्छा राजा अगर होगा, अच्छा इंपेरर होगा, तो कंट्री वुड डेवलप। बट अगर वही राजा अनार्की हो जाए, वही राजा अगर डिस्पॉटिक हो जाए, वही राजा अगर फ्यूडलिज्म हो जाए, तो वो डेवलपमेंट का तो पूरा रास्ता ब्लॉक हो जाएगा। यही चीज हम लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन में देखते हैं कि लुई द 15, लुई द 16, लुई द 17 के टाइम में, लुई द 15 के टाइम से ही, लुई द 14 के टाइम से ही आपका ये फ्रेंच रेवोल्यूशन की तरफ मामला शुरू हो गया था। द बिगिनिंग ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्टेड एंड इट रीच्ड इट्स पीक इन द पीरियड ऑफ ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लुई द 16। लुई द 16 के वक्त में ये पूरा पीक पे चला गया और वहीं से फ्रेंच रेवोल्यूशन का मामला शुरू हुआ। एनीवे, तो हम लोग आइए देखते हैं कि एब्सोल्यूट मोनार्की जो सबसे पहले स्टैब्लिश हुआ वो इंग्लैंड और फ्रांस में हुआ। इंग्लैंड और फ्रांस, इंग्लैंड में अगर हम लोग इंग्लैंड का अगर जिक्र करेंगे तो वहां भी पार्लियामेंट एंड किंग में वो टग ऑफ वॉर वाज गोइंग ऑन। Parliament was telling that I am the superior, king was telling, monarch was telling, no, I am the superior. But होना ये चाहिए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से पार्लियामेंट एंड किंग दोनों मिलके काम करते। Anyway, then glorious revolution had taken place in 1688 in England। उसके बाद से ये डेडलॉक खत्म हुआ, मामला ठीक ठाक हुआ। फ्रांस में भी हम लोग देखते हैं एब्सोल्यूट मोनार्की का एस्टैब्लिशमेंट हुआ और ये चलता रहा। और उसके बाद हम देखते हैं कि ये फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 एब्सोल्यूट मोनार्की की वजह से हुआ। एनीवे, ये सारा मामला हम लोग एब्सोल्यूट मोनार्की जो 16th और 17th सेंचुरी यूरोप में शुरू हुआ था। उसके बाद आइए क्राइसिस ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्की। जो मैंने कहा कि जब किंग बिकेम करप्ट, व्हेन किंग used to think that he was the representative of God on earth, वो गॉड का नुमाइंदा है जमीन पर, वो किसी को कोई जवाब नहीं देगा, जो बोलेगा वही लॉ होगा। ये सारी चीजें ही डिस्टर्बेंस पैदा किए यूरोप में, जैसे स्पेन है, पुर्तगाल है और डिफरेंट कंट्रीज। और हम लोग को जो टॉपिक पढ़ना फ्रांस, वहां ये मामला हुआ। अब जो एक चीज है वो एज ऑफ रीजन है। एज ऑफ रीजन के बारे में देखिए कि 18th सेंचुरी को हम लोग एज ऑफ रीजन कहते हैं। एज ऑफ रीजन का मतलब ये हुआ कि वी कैनॉट एक्सेप्ट एनीथिंग विदाउट क्वेश्चनिंग। हम लोग कुछ भी बगैर सोचे समझे, बगैर क्वेश्चन किए हुए एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है डेस्कार्टेस द पीरियड ऑफ 1596 to 1650। डेस्कार्टेस इन्होंने कहा कि we should not accept anything without questioning, inquiry,
इंक्वायरी करेंगे, रिसर्च करेंगे, इट इज गुड और बैड, ओके, इज इट एक्सेप्टेबल और नॉट। जब ये हम कंफर्म कर लेंगे कि हाँ ठीक है, तब हम लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे। यानी डेस्कार्टेस ने क्वेश्चन करना सिखाया। ओके, क्वेश्चनिंग वेरी इंपॉर्टेंट, साइंस में क्वेश्चनिंग बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज मैं बोलना भूल गया आप लोगों को कि ये न्यू साइंटिफिक व्यूज हैं, साइंटिफिक व्यूज भी आए। जैसे पहले लोग रिगार्ड करते थे, ऐसा सोचते थे कि आवर अर्थ इज कॉन्स्टेंट फिक्स्ड, ओके, एंड ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। ऐसा मानना था कि जमीन एक जगह फिक्स है और जितने भी प्लैनेट्स हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं अर्थ के चारों तरफ, अराउंड द अर्थ, ओके। बट कोपर्निकस ने सबसे पहले इसको गलत बोला। नहीं, ऐसा बात नहीं है, ओके, ऐसा बात नहीं है। अर्थ इंक्लूडिंग ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड सन, ओके। अर्थ जो है, अर्थ और दूसरे प्लैनेट्स जो हैं वो सूरज की चारों तरफ चक्कर लगाते, रिवॉल्व करते हैं, ओके। इसको गैलीलियो गैलीली ने टेलीस्कोप इन्वेंट किया और इससे साबित कर दिया कि कोपर्निकस जो उनके टीचर थे वो सही कह रहे थे, क्योंकि टेलीस्कोप से हम लोग जितना भी प्लैनेट्स है उसका मूवमेंट को, उसके रेवोल्यूशन को देख सकते हैं। तो कोपर्निकस ने ये बात कही थी अपने रिसर्च के बेस पर, लेकिन इसको प्रूव करने वाले गैलीलियो गैलीली, इन्होंने टेलीस्कोप से ये साबित कर दिया कि हाँ, अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, ओके। और ये बात फिर बाद में बहुत ज्यादा हंगामा हुआ, लोगों का ऐसा मानना था, चर्च का ऐसा मानना था कि जमीन कैसे रिवॉल्व कर सकता है, जमीन के ऊपर चर्च क्या सूरज और चांद का नौकर है कि ये घूमेगा? तो ये इट इज बेसलेस, ओके, अनसाइंटिफिक, ओके। एनीवे, तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी मामला हुआ। और उसके बाद हम लोग एक और चीज बताता चलो, प्रिंटिंग प्रेस, ओके। पहले क्या लोग हाथ से लिखते थे, स्क्राइब होते थे, वो लोग हाथ से लिखते और स्क्रिप्ट रेडी होता तो उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स, लॉट्स ऑफ एरर्स वे आर फाउंड, ओके। तो एंड इट वाज कॉस्टली आल्सो, बट आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ printing press in the year 1454, okay, by Gutenberg of Germany. Mainz, M-E-I-N-Z, Mainz is a place where Gutenberg was born, and he discovered in 1454 one printing press, okay, and the first book of the world, that is Gutenberg's Bible, that was printed in the year 1454, okay. So that became the first book of the world, okay, that is called गुटेनबर्ग्स बाइबल, ओके, गुटेनबर्ग्स बाइबल। तो ये सारा मामला हम लोग देखें। उसके बाद एज ऑफ रीजन में भी देखें कि वी कैन नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग ब्लाइंडली, हम लोग कोई भी चीज ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ओके। तो 18th सेंचुरी को हम लोग एज ऑफ रीजन बोलेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे सम एस्पेक्ट्स ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो ये सारा जो चीज हम लोग यहाँ पे डिस्कस की, ये टोटल चीज हम लोग वहां देखेंगे कि हाउ किंग हैड बिकम anarchy, how king had become despot, okay। ये टोटल चीज हम लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन में एक एक पार्ट करके देखेंगे। आज के लिए इतना ही। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, प्लीज ड्रॉप योर क्वेश्चन इन माय टेक्स्ट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।